नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं आप सभी का बेहद पसंदीदा शो नया सवेरा लेकर। सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है, खबरें बहुत सारी हैं, इसलिए अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं, जया सिन्हा और संध्या। सुप्रभात जया। सुप्रभात हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को। तो नया सवेरा में आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम एशिया संकट से जुड़ी हुई खबरों की और साथ ही साथ संसदीय कार्रवाई की अपडेट भी आपसे करेंगे साझा। असम, केरलम और पुदुचेरी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज है अंतिम दिन, तो जानेंगे यहाँ की राजनीति और सियासत के बारे में भी। बिल्कुल, अपने ग्राउंड जीरो से अपने संवाददाताओं से करेंगे बात, साथ ही चैत्र नवरात्र में आपको लेकर चलेंगे देवी दर्शन को भी। तो डीडी न्यूज की एक विशेष सीरीज एक दिन एक उत्सव के जरिए जानेंगे विशेष संस्कृति के बारे में, होंगी प्रेस रिपोर्ट्स और दिखाएंगे आर्थिक विकास की झलक, यानी हर वो बात जो आपके दिन को बनाएगी खास और आपको रखेगी अपडेट भी। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए मंत्रियों और सचिवों का बनेगा विशेष समूह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में ईंधन आपूर्ति के अन्य स्रोत तैयार करने के दिए गए निर्देश। सभा में अर्धसैनिक बलों से जुड़ा सीएपीएफ विधेयक करेंगे पेश। लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 और कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक होगा पेश। असम, केरलम और पुदुचेरी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन आज। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया के तहत आज पेश करेगी पूरक मतदाता सूची। ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद खाड़ी देशों के ऊर्जा और जल संयंत्रों को निशाना बनाने की दी धमकी। ट्रंप और किर स्टारमर ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की जरूरत पर की चर्चा। कच्चे तेल के दाम बढ़ना जारी। इंडियन ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में दिखा भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। महिला एकल में अनाहत सिंह और पुरुष एकल में अभय सिंह बने चैंपियन। और शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष के संदर्भ में स्थिति और चल रहे तथा प्रस्तावित राहत उपायों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये संघर्ष लगातार बदलती हुई स्थिति है और इससे पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। उन्होंने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी कहा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी न हो। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सचिवों के एक समूह के गठन का निर्देश दिया जो समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ समर्पित रूप से काम करेगा। उन्होंने क्षेत्रीय समूहों को सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर काम करने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने वैश्विक स्थिति और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा अब तक उठाए गए तथा नियोजित राहत उपायों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक के दौरान कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, निर्यात तक, शिपिंग, व्यापार, वित्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य सभी प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित प्रभाव और उससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा की गई।
देश में समग्र वृहद आर्थिक परिदृश्य और आगे किए जाने वाले उपायों पर भी इस दौरान चर्चा हुई। भोजन, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा सहित आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का विस्तृत आकलन किया गया। आवश्यक वस्तुओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जरूरी आयात के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई और साथ ही साथ भारतीय सामानों को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में निर्यात के नए गंतव्य विकसित किए जाने पर भी चर्चा हुई। तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की अहम बैठक और सीसीएस बैठक के बड़े फैसलों की अगर हम बात करें तो आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के आदेश भी दिए गए हैं। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया और इस दौरान मंत्रियों और सचिवों का विशेष समूह बनाने के निर्देश भी दिए गए। तेल, गैस और ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति पर जोर दिया गया। तो राज्य सरकारों के साथ कैसे बेहतर समन्वय बनाए रखा जा सकता है, इस पर जोर दिया गया इस बैठक के दौरान। और खाद्य, ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष फोकस इस बैठक में रहा। उर्वरकों के पर्याप्त भंडार की समीक्षा भी इस दौरान की गई। खरीफ सीजन की जरूरतों की समीक्षा की गई। उर्वरक के वैकल्पिक आयात स्रोत तलाशने पर भी जोर दिया गया इस बैठक के दौरान। बिल्कुल, और कोयला का पर्याप्त भंडार, बिजली की दिक्कत नहीं होगी, ये भी इस सीसीएस बैठक में इस बात की भी पुष्टि हुई। साथ ही रसायन, फार्मा सेक्टर के लिए आयात स्रोत में विविधता पर जोर दिया गया। और इतना ही नहीं, नए निर्यात बाजार कैसे विकसित हो सकते हैं उसके लिए एक तय योजना बनानी होगी। इसीलिए सीसीएस बैठक में इस विषय को भी चर्चा में लाया गया। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार करने का फैसला लिया गया और सप्लाई चेन को कैसे मजबूत किया जा सकता है और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए। और बिल्कुल, और भारत लगातार वैश्विक हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, कैसे इसकी एक रणनीति के तहत इसको हम कर सकते हैं, इस पर भी सीसीएस में चर्चा हुई और आवश्यक निर्देश दिए गए। देश को अर्थव्यवस्था पर असर जो है, देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह से वो विस्तृत है, क्या कुछ उसके अहम पहलू हैं, इस पर भी चर्चा हुई। आकलन करने का एक निर्णय यहां पर लिया गया। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर भी जोर रहा इस बैठक में। समुद्री मार्गों और वैश्विक सप्लाई रूट्स की सुरक्षा पर ध्यान फोकस करने की बात हुई और आम लोगों पर कैसे इसका असर कम किया जा सकता है, इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए यहां पर निर्देश दिए गए। यानी कि वो तमाम क्षेत्र कैसे आम जनता को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है, इसको लेकर के सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। और इसके साथ साथ देश में गैस आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार आज से कई नए कदम उठाने जा रही है। इसी कड़ी में आज से केंद्र सरकार राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के लिए 20% अतिरिक्त आवंटन भी करेगी। बिल्कुल, और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शनिवार को दिए गए निर्देशों के अनुसार पहले राज्य को 30% आवंटन स्वीकृत था, जो अब नए फैसले के बाद बढ़कर कुल 50% हो जाएगा। सरकार के इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी विस्तार है, जिसके लिए कुल कोटे में से 10% हिस्सा विशेष रूप से आरक्षित किया गया है। इस अतिरिक्त कोटे का वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसमें रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, रियायती कैंटीन और साथ ही साथ राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही डेयरी उद्योग और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सब्सिडी वाली कैंटीन को भी इस वृद्धि का सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कमर्शियल सिलेंडर वितरण में एक बड़ा बदलाव आज से लागू हो रहा है। कैसे बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कालाबाजारी पर रोक लगे, इस पर सख्त कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से। और आइए अब बात कर लेते हैं संसद की। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में कई अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए सामान्य ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित नियमों को विनियमित करना है। इस विधेयक के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के लिए एक यूनिफाइड कानून तैयार होगा। इसके साथ ही भर्ती, प्रमोशन और सर्विस नियमों को भी एक समान किया जाएगा इस विधेयक के माध्यम से, जिसका ये उद्देश्य है।
साथ ही इसके माध्यम से वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति का ढांचा भी तय होगा। ये बिल आंतरिक सुरक्षा और पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव लाएगा। इसके साथ ही विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2026 विचार और वापस लिए जाने के लिए सूचीबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को पेश करेंगी। इस विधेयक में वित्त वर्ष 2026 और 27 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन को अधिकृत करने से संबंधित है। लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। तो संसद का बजट सत्र आज और लोकसभा में अहम विधायी कार्य आज सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। ये विधेयक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने का प्रावधान करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगे और इसके साथ ही वित्त मंत्री कॉर्पोरेट विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करना है। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अन्य अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। दोनों ही सदनों में कई प्रतिवेदन पेश होंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न पूछेंगे। तो संसद का बजट सत्र आज हफ्ते का पहला दिन है। दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। देखते हैं किस तरह से आज जो कामकाज है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। संवाददाता अनुज यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, हफ्ते का पहला दिन है, यानी कि उम्मीद की जा रही है कि कामकाज होगा संसद में। सबसे पहले कितना अहम है सीएपीएफ बिल, अगर इस पे जानकारी आप साझा करें। दूसरे चरण में हमने देखा है कि कई विधेयक भी सरकार लेकर आई है जिनको सदन से पास कराया गया है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि अब जो है ये एक तरीके से अंतिम चरण में है ये जो सत्र है, ऐसे में सरकार चाहती है कि जो महत्वपूर्ण बिल हैं सरकार के उनको भी इसी हफ्ते में पास करा लिया जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिल तो आज राज्यसभा में है। हम जानते हैं कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके जो नियम हैं उसमें जो प्रमोशंस हैं और भर्तियां हैं उससे जुड़ा हुआ ये विधेयक है। उसमें इन चीज़ों को और बेहतर बनाएगा। तो कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह आज इसको राज्यसभा में रखेंगे। इस पर चर्चा के बाद इसको पास कराया जाएगा। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर तो हम जानते हैं कि जो शुरुआत है सदन की वो प्रश्नकाल से होती है और राज्यसभा में शून्यकाल से होती है। तो निश्चित तौर पर ये दो सत्र जो होंगे शून्यकाल के और प्रश्नकाल के, ये भी आज विधायी कार्य में ये लिस्टेड किए गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो अलग अलग मंत्रालयों की जो स्थायी समितियां होती हैं उनकी रिपोर्ट हैं वो सदन के अंदर रखी जाती हैं। हम देख रहे हैं कि इस बजट सत्र के दूसरे चरण में भी शुरुआती दौर में विपक्ष का काफ़ी हंगामा देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यसभा में जो सभापति हैं और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने काफ़ी कामकाज को आगे बढ़ाया है। और निश्चित तौर पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो नया वित्त वर्ष शुरू होगा अप्रैल महीने से, उसकी जितनी भी मंजूरी हैं वो सदन से मिल चुकी हैं। अनुपूरक मांगे अलग अलग मंत्रालयों की रखी गई थी सदन के अंदर, उनको भी पास करा लिया गया है। तो कामकाज के लिहाज से देखें तो इस बार का जो ये सत्र है बजट का दूसरा चरण, काफ़ी इसमें प्रगति कार्य में हुई है। बिल्कुल अनुज, और देखिए संसद में बजट सत्र चल रहा है, वहीं अगर हम पश्चिम एशिया के हालातों को देखें तो उसको लेकर के कल महत्वपूर्ण सीसीएस की बैठक भी आयोजित की गई है। यानी कि उद्देश्य साफ तौर पर नजर आता है कि कैसे आम जनता को राहत मिल सकती है तमाम अलग अलग प्रावधान के माध्यम से। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सदन जब चल रहा होता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो सदन के अंदर उठते हैं और जो देश दुनिया की स्थितियां हैं उस पर कई बार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन हमने देखा है कि जो पश्चिम एशिया का इस समय मुद्दा बना हुआ है दुनिया भर के अंदर, ऐसे में विपक्ष इस पर कई बार हमने देखा कि राजनीति करना चाहता था। एलपीजी गैस की जो एक समस्या सामने आई थी उस पर वो हंगामा करना चाहता था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याएं थी। एलपीजी के किसी भी स्टॉक की देश के अंदर कमी नहीं थी।
क्लियर, वो भी अब पटरी पर चीज़ें आ चुकी हैं। देश के अंदर जो एलपीजी की सप्लाई है वो सही तरीके से की जा रही है। ऐसे में विपक्ष ने काफ़ी हंगामा करने की कोशिश तो की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से सदन के अंदर इस स्थिति पर देश का क्या रुख है और देश की क्या स्थिति है, इस पर सदन के अंदर बयान भी दिया गया है। तो निश्चित तौर पर सरकार ने भरसक कोशिश की है कि किसी भी तरीके से जो गलत फहमियां हैं या गलत खबरें हैं वो देश की जनता के बीच में नहीं जानी चाहिए। और कल जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसका भी लक्ष्य यही था कि आने वाले समय में किस तरीके से देश की स्थितियां होंगी, क्या रुख रहेगा ऐसी स्थिति में, और देश की जनता को एक तरीके से आश्वस्त किया गया है ऐसी स्थिति में। तो निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरीके से संसद के माध्यम से अपने कामकाज को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। संध्या, बिल्कुल। और अनुज, आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है संसद में, अगर इसको लेकर और जानकारी, क्योंकि सीएपीएफ बिल पर सभी की निगाहें होंगी। शशि थरूर ने अमित शाह को इस बिल पर चिट्ठी भी लिखी है, तो वही वित्त मंत्री वित्त विधेयक भी पेश करती भी नजर आएंगी। देखिए, वित्त विधेयक को लोकसभा से निश्चित तौर पर पास कराने के लिए आज रखा जाएगा, और कॉरपोरेट बिल भी है। ये लोकसभा से संबंधित बिल हैं जिनको जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उसको वो आज सदन के अंदर रखेंगी। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम जानते हैं कि काफ़ी समय से ये मांग उठ रही थी केंद्रीय जो सशस्त्र बल हैं उन्हीं के अंदर की जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ग्रुप ए की सर्विस में रखा जाए, या जो उनके महानिदेशक के पद हैं, हम जानते हैं कि उनमें जो आईपीएस हैं वो लोग जो हैं वहाँ पर आते हैं, और जो एडीजी स्तर के रैंक हैं उस पर भी आईपीएस जो अधिकारी हैं उनको वहाँ पर डेप्यूटेशन पर लाया जाता है। तो ऐसे में उन नियमों में और अच्छे बदलाव हों, जो रैंक और प्रमोशंस के मामले हैं उनमें और अच्छे बदलाव हैं, इस तरह के जो है प्रावधान इस नए संशोधन में किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर भी विपक्ष की तरफ से जो है स्थगन प्रस्ताव 2 दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने दिया है, और हम बात करें तो शशि थरूर ने, जो राज्यसभा से ही कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बाकी कार्यों को स्थगित कर जो है वो इस पर चर्चा कराई जाए जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक 2025 में फैसला आया था संध्या। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री खुद ही इस बिल को लेकर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सभी मसलों पर चर्चा होगी। इससे जुड़े हुए जितने भी बातें हैं, तो निश्चित तौर पर एक बात ये देखने में आ सकती है कि इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो विपक्ष लेकर आ रहा है, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का जो विधेयक आ रहा है संशोधन का, इसे पूरी चर्चा के बाद ही इसको पास कराया जाएगा। बिल्कुल अनुज, यानी कि कुल मिलाकर आज संसद के दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं, और सभी की निगाहें इस पर लगी हुई है कि कैसे आज सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और नया सवेरा में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर सुबह पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।
जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए जनादेश के जरिए अब बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की। जनादेश 2026 असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। इन दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान अगले महीने 9 तारीख को एक ही चरण में कराया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को होगी, जबकि उम्मीदवार 26 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतों की गिनती 4 मई को की जाएगी, यानी कि परिणामों की घोषणा 4 मई को होगी, जिस पर होगी सभी की निगाहें। तो असम चुनाव नामांकन का अंतिम दिन। असम में 126 सीटों पर पुनः है चुनाव। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। तो लास्ट मिनट नॉमिनेशंस आज देखने को मिलेंगे। केरलम की बात करें तो नामांकन का अंतिम दिन है। केरल में 140 सीटों पर चुनाव होना है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। केरलम चुनाव इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स पर खासतौर पर नजर। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज तमिलनाडु के दौरे पर रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के मुताबिक पीयूष गोयल चेन्नई में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत को अंतिम रूप देने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र और संभावित गठबंधन के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। पार्टी के लिए दौरा आगामी चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। और इसके साथ साथ असम सरकार में मंत्री नंदिता गुरलोसा बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। गुरलोसा ने ये कदम टिकट नहीं मिलने के बाद उठाया है। कांग्रेस नंदिता गुरलोसा को दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग जिले से टिकट देगी। कांग्रेस ने पहले इस सीट से अपने राज्य इकाई के महासचिव निर्मल लंगथासा को मैदान में उतारा था, लेकिन अब ये टिकट गुरलोसा को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर एक हाई वोल्टेज सीट बन गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घरेलू मैदान में उन्हें भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि इस बार भवानीपुर में मुकाबला आसान नहीं होगा, यानी कि टक्कर बराबरी की है। इस बीच रविवार को भवानीपुर में कार्यकर्ता सभा के दौरान ममता बनर्जी के बयानों ने राजनीतिक सरगर्मियों को और बढ़ा दिया है। इस सभा में ममता ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सावधान रहें, लोड शेडिंग की जा सकती है। उन्होंने पहले बंगाल फिर दिल्ली पर कब्जा का भी नारा दिया। टीएमसी नेता ममता बनर्जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि मुकाबला कठिन समझकर मुख्यमंत्री अभी से लोड शेडिंग का मुद्दा उठाने लगी हैं। ये तो आज का आवाज नहीं है, ये आवाज बहुत दिन से उठा है। ये पहले बंगाल बाद में दिल्ली। बीजेपी को बंगाल में पाव रखने नहीं देगा और दिल्ली से पाव हटाना में हम लोग एकदम निश्चित करेंगे। तो ये है हम लोगों का सामने का एजेंडा। और ममता दी जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं और जरूर होते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग आज मतदाता सूची को लेकर चल रही जांच प्रक्रिया के बीच पहली पूरक मतदाता सूची पेश करेगा। इस सूची में उन मतदाताओं के नाम होंगे जिनके दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन हो चुका है और जो निर्णय सूची में लंबित हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि 27 लाख लंबित मतदाता अभिलेखों का निपटारा हो चुका है। लगभग 2 लाख नामों की सत्यापन प्रक्रिया प्रतिदिन की जा रही है। और वहीं सूची प्रकाशित होने के बाद यदि मतदाताओं को कोई भी किसी भी तरह की आपत्ति है तो वो ऑनलाइन ECI नेट ऐप या फिर आयोग की वेबसाइट के माध्यम से या फिर जिला मजिस्ट्रेट और उप विभागीय अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। सूची के प्रकाशन के बाद किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को भीड़ नियंत्रण के उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश की प्रतियां राज्य पुलिस प्रमुख और कोलकाता पुलिस आयुक्त को भी भेज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 23 जिलों में 19 अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं, जिनमें हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। जिन मतदाताओं के नाम पूरक सूची से हटा दिए गए हैं, वे इन न्यायाधिकरणों के माध्यम से अपील कर सकेंगे। तो आज अहम दिन है। आज चुनाव आयोग की तरफ से ये लिस्ट जारी की जाएगी। एक और मौका यहाँ पर वोटर्स को अपना नाम की पुष्टि करने का। कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सौरभ दत्ता, सबसे पहले जिस तरह से चुनावी हलचल तेज है, भवानीपुर हाई वोल्टेज सीट बनी हुई है, दीदी की दादागिरी भी एक बार फिर शुरू हो गई है। किस तरह से इस वक्त जो चुनाव प्रचार का दौर है वो चल रहा है? जया संदा, देखिए आज तो सभी के नजर सप्लीमेंट्री जो लिस्ट आएगा शाम तक उस लिस्ट पर है कि वो 60 लाख विवादित जो नाम है उनमें से 28 लाख का निपटारा हो चुका है और इन 28 लाख में कितने नाम रहे कितने नाम कटे इसके ऊपर सबका नजर है। और इसके बाद चुनावी जो माहौल है और भी गर्म हो सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसआईआर को लेकर तृणमूल लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। और इसी के चलते कल भवानीपुर में जो कर्मी सभा हुआ ममता बनर्जी का, उसमें आपने जैसे कहा कि ममता बनर्जी अभी से वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी जो वर्कर्स हैं उनके वर्कर्स को कहा है कि नंदीग्राम को वो मानती है कि नंदीग्राम में वो हारी नहीं, उनको लोड शेडिंग करा के हराया गया है। तो ये बात इन्होंने आज कल भवानीपुर में भी वही बात का जिक्र किया। और साथ ही साथ उनका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी जो वर्कर्स है उनको कहा है कि 60,000 का लीड चाहिए, ममता बनर्जी को 60,000 के लीड से जिताना होगा। ये टारगेट वर्कर्स को सेट किया गया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उस मंच से अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की जो जिक्र हो रहा है इसका मतलब ये है कि भवानीपुर में सीधा टक्कर है और इस बार शुभेंदु अधिकारी वहां से खड़े हैं भाजपा के, और वहां के जो 5 वर्ड है 63, 70, 71, 72, 73, 74, ये जो 5 वार्ड है कॉरपोरेशन के, उस 5 वार्ड में लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी आगे है, टीएमसी पीछे है। और इसके ऊपर एसआईआर में 47,000 नाम कटे हुए हैं और आज देखना पड़ेगा कि कितने जुड़ रहे हैं। तो इन सारे जो गणित है, ये सारे गणित को बिठाकर ये माना जा रहा है कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी इस बार आसान नहीं होगा, इस बार मैच टफ है और इसीलिए हर एक पक्ष अपना टाल ठोक रहा है। और दूसरी तरफ जो है चुनाव आयोग की आप बात करें तो चुनाव आयोग भी सेंट्रल फोर्स जो जॉइंट सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट है उसका एक बैठक बुलाया था कल, और उस बैठक को बुलाकर उन्होंने साफ कह दिया है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट निकलने के बाद कहीं पे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ कल और एक तस्वीर देखने को मिला है जया संदा कि यहाँ पे देखा गया है जो आधिकारिक है, चाहे वो जिला के एसपीज हो और चाहे वो बैरकपुर कमिश्नरेट के सीपीज हो या फिर और विधाननगर के सीपी हो, कोई और सीपी हो, कोलकाता पुलिस के सीपी हो, सभी लोगों ने अपने अंदर जो थाने आते हैं उन थानों के जो ऑफिसर्स हैं उनको बुलाकर चुनाव आयोग का 6 पॉइंट जो है वो रट्टा लगाया है उन लोगों को, उसका पाठ दिया है कि क्या 6 मुद्दे हैं। और वहाँ पे वीडियो पे देखा जा रहा है कि एसपी कह रहे हैं कि आप जानते हैं छप्पा वोट क्या होता है, इस बार छप्पा वोट नहीं होना चाहिए, हिंसा मुक्त निर्वाचन होना चाहिए, कोई बूथ रैगिंग ना होना चाहिए। बिल्कुल सौरभ, चुनाव आयोग का फोकस है कि हिंसा मुक्त चुनाव संपन्न हो और जो मतदाता है उनमें किसी तरह का कोई भय ना हो। केरल का रुख कर लेते हैं। केरलम से हमारे तिरुवनंतपुरम से संवाददाता विवेक नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अगर केरलम की बात करें तो विधानसभा में नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है, ऐसे में किस तरह का सियासी पारा चढ़ता और बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, अभी आज है लास्ट डे ऑफ फाइलिंग द नैरेटिव्स, फाइलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स। तो भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम को वरिष्ठ नेता कल वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो चुका है और अप्रैल 9 में है केरला में इलेक्शंस। केरला इलेक्शंस को डिसाइड करने वाली नैरेटिव्स डे बाय डे चेंज हो रहा है। एक मंथ पहले तक ये स्पेकुलेशंस था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक्सिस्ट कर रहा है। हाउएवर लेटेस्ट इंडिकेशंस ये सजेस्ट करते हैं कि एलडीएफ को स्लाइट एडवांटेज
मिल सकी है। बीजेपी साउथ और सेंट्रल केरला में एक की प्लेयर के रूप में इमर्ज होने वाली है। मीनवाइल IUML या मुस्लिम लीग मलप्पुरम, कोझिकोड, कासरगोड तरी जिलाओं में बहुत स्ट्रांग है, वो उसका डोमिनेट कर सकती है। और आज है नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डे और मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कन्नूर में वो नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और राजीव चंद्रशेखर भाजपा का स्टेट प्रेसिडेंट इधर नेमम में फाइल चुका है। तो सीपीएम ने ये आरोप कर रहा है, तो बीजेपी और कांग्रेस का एक अंडरस्टैंडिंग है केरला इलेक्शंस में, विधानसभा चुनाव में, यानी कांग्रेस का सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है तो ऐसी कुछ नहीं है। तो ये सीपीएम और बीजेपी का एक अंडरस्टैंडिंग है ऐसी पालक्काड, त्रिवेंद्रम, मंजेश्वरम सीट में। हाउएवर 9th of April में इलेक्शंस हो चुका है एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एज फार एज केरला इलेक्शंस इज कंसर्न। तो आज है नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन। बिल्कुल। यहाँ पर साथ ही बहुत संक्षिप्त में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बार नए नाम के साथ यहाँ पर चुनाव में इस बार केरलम के साथ केरलम की जनता जा रही है, फर्स्ट टाइम वोटर्स पर खासा ध्यान है, मुकाबला भी काफी त्रिकोणीय होता जा रहा है, ऐसे में किस तरह से चुनावी सरगर्मी भी हम तेज होती हुई देख रहे हैं? इस तरह केरला का इलेक्शंस एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो चुका है। तो भाजपा ने त्रिवेंद्रम, पालक्काड, त्रिशूर और पतनमतिट्टा में कई सीट में एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। तो कांग्रेस या सीपीएम ने नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स या कन्नूर, कासरगोड, कोझिकोड, वायनाड, ये डिस्ट्रिक्ट्स में सीपीएम को ग्राउंड बेस बहुत स्ट्रांग है। और कांग्रेस ने सेंट्रल केरला ये मलप्पुरम, पालक्काड, ये जिलों में कांग्रेस का चांसेस ज्यादा है। तो प्री पोल alliances, people's TV this thing has said, वो कहा है तो इस इलेक्शन में कांग्रेस को मेजॉरिटी हो चुका है। बट ऑफ लेट एक लास्ट एक 1 वीक में एक नया नैरेटिव है, तो सीपीएम का मेजॉरिटी है, सीपीएम विल गेट द मेजॉरिटी और एलडीएफ में मेजॉरिटी हो चुका है। हाउएवर आज है लास्ट दिन ऑफ फाइलिंग द नॉमिनेशंस और 18 मोर डेज है अभी इलेक्शन में और 9th अप्रैल में केरला में इलेक्शंस हो चुका है और ऑल द 3 फ्रंट्स एनडीए और एलडीएफ और यूडीएफ कॉन्फिडेंट है। तो इस टाइम में एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो चुका है और दे विल विन द इलेक्शन। सो इट इज गोइंग टू बी अ ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट, ऑल्सो वेरी टाइटली फॉट कॉन्टेस्ट। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर राजनीतिक दलों के लिहाज से बात की जाए या फिर उम्मीदवारों के लिहाज से रोचक हो चुका है मुकाबला। बात पश्चिम बंगाल की जाए या फिर केरलम की। आप दोनों ही सहयोगी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग की, जिसका आज 24वां दिन है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल को मिसाइल अटैक से दहला दिया है। देर रात इजराइल, यरूशलेम और वेस्ट बैंक में क्लस्टर वॉरहेड से लैस ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया। इन हमलों के बाद कई इलाकों में एयर रेड सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। यह हमला इजराइल की तरफ से तेहरान पर की गई बमबारी का पलटवार माना जा रहा है। आपको बता दें कि क्लस्टर मिसाइलों का उपयोग रिहायशी इलाकों के लिए बेहद ही घातक होता है और हमलों के बाद यरूशलेम और वेस्ट बैंक में लाखों नागरिक इस समय बंकर्स में शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर जोरदार हमला और इस जंग का 24वां दिन है। संवाददाता चंद्रशेखर जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जंग लगातार आगे बढ़ रही है, ऐसे में लगातार जो धमकियों का दौर जारी है, ईरान ने एक बार फिर क्लस्टर बम यहाँ पर दागे हैं, किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं उनके न्यूक्लियर उस पर अटैक करने के लिए, उसी तरह से ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने की लगातार धमकी दे रहा है और उसकी एक झलक हमने देखी भी कल, जिस तरह से क्लस्टर बम दागे। अगर हम बात करें इस वक्त की स्थिति है तो कितनी और भीषण ये संघर्ष होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है? देखिए, फिलहाल तो अगर संघर्ष की बात करें तो वार और पलटवार उसी तरह से जारी है। ईरान में तेहरान सहित कई शहरों में वहां पर धमाके सुने गए हैं और उसी के साथ
इसराइल में भी कई सारी ईरान की जो वहां पर ड्रोन और मिसाइल्स हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं। खाड़ी के देशों में भी कई ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन अभी अगर देखें तो पूरा का पूरा ये युद्ध जो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से धमकी दी गई है होर्मुज को खोलने को लेकर के, उसके इर्द गिर्द ये युद्ध इस वक्त पे घूम रहा है। जहां एक और राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से धमकी दी गई है, वहीं ईरान की ओर से भी पलटवार किया गया है, धमकी दी गई है। ये कहा गया है कि अगर होर्मुज खोलने की जो धमकी है, जो राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा था कि होर्मुज नहीं खोला 48 घंटे के अंदर तो ईरान के पावर प्लांट पे हमले करेंगे, तो ईरान का कहना है कि अगर ऐसा अमेरिका करेगा तो सबसे पहले तो वो होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे, और उसके बाद जितने भी इलाके में अमेरिका के रिलेटेड या अमेरिका के सहयोगियों के पावर प्लांट हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसके अलावा दूसरे फाइनेंशियल जो संस्थान हैं, उन पर हमला करेंगे। और इस सब के बीच जो ईरान के, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो इस वक्त की, या मिलिट्री लीडरशिप हो, या उसके अलावा जो दूसरी लीडरशिप है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि होर्मुज बंद नहीं है। होर्मुज केवल अमेरिका के दुश्मनों के लिए बंद है, बाकी के देशों के लिए ये खुली हुई है, और जिनको होर्मुज से गुजरना है उनको ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और ईरान के राष्ट्रपति का ये कहना है कि दरअसल ये युद्ध के कारण ऐसे हालात वहां पर बना दिए गए हैं कि होर्मुज बंद नहीं है, लेकिन वहां से जो जहाज हैं वो जाने से डर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माहौल वहां पर बना दिया गया है। होर्मुज सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। जी चंद्रशेखर, इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जब जल संयंत्रों को निशाना बनाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में खाड़ी देशों का जिक्र करना यहाँ पर लाजमी होता है कि खाड़ी देशों में पानी की कमी है, तो ऐसे में कितना और भी खतरनाक हो सकता है जल शोधन यंत्रों को निशाना बनाना। बिल्कुल, देखिए, चाहे ऊर्जा संस्थानों की बात करें या जल शोधन संस्थानों की बात करें, जितने भी नागरिक संस्थान हैं, इनको निशाना बनाना खतरनाक हो सकता है। जहां एक तरफ अगर डिसैलिनेशन प्लांट की हम बात करें, तो पूरा का पूरा जो खाड़ी का इलाका है वो बहुत ज्यादा जो डिसैलिनेशन प्लांट है इस पर निर्भर करता है पीने के पानी के लिए, तो उनको निशाना बनाना अपने आप में एक काफी ये मुश्किल खड़ी करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो पावर प्लांट हैं, पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाना भी, उससे भी काफी नुकसान होगा। अगर ईरान की हम बात करें तो वहां पर करीब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तो एक ही है बुशेर में, उसके अलावा वहां पर 100-150 के करीबन गैस बेस्ड पावर प्लांट हैं। अगर इनको निशाना बनाया गया तो इससे कहीं ना कहीं जो आम लोग, जो ईरानी लोग हैं, उसको बिजली नहीं मिलेगी, काफी परेशानी होगी। तो ये इन हालातों में अगर युद्ध पहुंचता है तो ये काफी चिंता का विषय है। बिल्कुल। और चंद्रशेखर जोशी, यहाँ पर साथ ही साथ 20 से ज्यादा देशों ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात भी कही है, उसकी लिए अपील की है, नाराजगी जाहिर की है। वो अभी भी एक मेजर मोड ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, होर्मुज स्ट्रेट का ना खुलना। ऐसे में उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और साथ ही जिस तरह से ईरान ने लगातार मानवता के खिलाफ हमलों को लेकर अपील की है कि कैसे आम नागरिक बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं अमेरिकी और इजरायली हमलों में, इसको लेकर भी आवाजें उठ रही हैं। क्या किसी तरह का, कोई भी तरह का इस वक्त ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद कर सकते हैं? एक तो देखिए, होर्मुज को लेकर के जो विभिन्न देश हैं जिनको इससे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि होर्मुज की हम बात करें तो लगभग पूरी दुनिया में इसका फर्क पड़ रहा है, और खासकर कल जो धमकियों का दौर चला अमेरिका की ओर से और ईरान की ओर से, उसके बाद आज हम देखेंगे तो कच्चे तेल के दाम जो हैं वो पहले $113 पर बैरल तक चले गए थे, और अभी लगभग $111 पर बैरल पर है। तो ये काफी, एक तो ये जो इकोनॉमिकल फर्क पड़ेगा ये सभी देशों को पड़ रहा है, और उसके अलावा जो होर्मुज के ना खुलने से कई सारे देश ऐसे हैं, जैसे जापान है, 90% उनकी ऊर्जा का सारा जो ऊर्जा जाती है या कच्चा तेल जाता है वो इसी रास्ते से जाता है। चीन है, कई सारे देश हैं, तो काफी जिनको फर्क पड़ रहा है वो लगातार होर्मुज को खोलने की बात कर रहे हैं। कल जो 20 देशों की बात आप कर रहे हैं, उसके अलावा कल अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, साथ ही साथ जर्मनी के चांसलर की आपस में बात हुई है। उसमें भी कहीं मुख्य बिंदु यही था कि किसी तरह से होर्मुज को खोला जाए। तो होर्मुज को, लेकिन इसमें जो ईरान का पक्ष है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान ये कहता है कि होर्मुज केवल अमेरिका के दुश्मनों के लिए बंद है, बाकी देशों के लिए खुली हुई है। और साथ ही साथ ईरान का ये भी कहना है कि वहां पर माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां हैं इन जहाजों को, वो इंश्योरेंस नहीं दे रही हैं, जहाज वहां से निकलने से डर रहे हैं। तो इस तरह की बात है। और जहां तक आम जनता की हम बात करें तो आम जनता जो अमेरिका बेस्ड ह्यूमन राइट न्यूज एजेंसी है, उसका कहना है कि ईरान में अभी तक इन हमलों के कारण करीब
1400 के करीबन लोग मारे गए हैं। उधर हम लेबनान की बात करें तो लेबनान में जो लगातार इजरायली हमले हो रहे हैं उसमें भी काफी सैकड़ों की तादाद में वहां पर आम लोग मारे गए हैं। तो कहीं न कहीं जो युद्ध है, युद्ध का एक ये भी पहलू है कि वो किस तरह से जो कोलेटरल डैमेज है वो होता है, और ये आम लोगों की जान जा रही है और ये देखा जा रहा है। बिल्कुल चंद्रशेखर, एक तरफ हम देखें तो हमले लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ बाकी देशों की अगर हम बात करें तो प्राथमिकता है कि कैसे हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि जो ये ऊर्जा का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, आर्थिक स्थिति बाकी देशों की गड़बड़ा रही है, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण पाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, और इसके साथ ही नया सवेरा में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। और इस पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और छतरपुर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त मां स्कंद माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो देवी स्कंद माता को समर्पित है आज नवरात्रे का 5वां दिन और विशेष सजावट और भक्ति का माहौल देश भर के तमाम मंदिरों में देखा जा रहा है। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारी सहयोगी संवाददाता सुयश शर्मा हमारे साथ झंडेवालान मंदिर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुयश, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को जरा झंडेवालान मंदिर से दर्शन कराइए और यहाँ पर भक्त लोग जो पहुँच रहे हैं वो नज़ारा भी दिखाइए। जी संध्या, सबसे पहले आपको झंडेवालान माता के दर्शन करवा देती हूँ। आप देखिए माता रानी की कितनी सुंदर छटा, अद्भुत छटा है कि नजरें हट ही नहीं रही है। श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं। माँ ने इतना सुंदर जड़ाऊ लहंगा पहना हुआ है, साथ में गुलाबी और पीले और सफेद फूलों की माला पहनी है। स्वर्ण जड़ित मुकुट माँ के ऊपर विराजमान है और साथ ही आप देखिए माँ की दाहिनी ओर माँ काली और बाईं ओर माँ शारदा विराजमान है। इतना सुंदर अद्भुत मंदिर सजाया गया है फूलों से, चारों तरफ श्रृंगार रस ही दिखाई दे रहा है। और आप देखिए गुंजायमान है माता के जयकारों से, माता के प्रसाद को लेकर के आ रहे हैं, माता की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। देखिए नव दुर्गे का ये 9 दिन का जो महापर्व पूरे भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ झंडेवालान में भी यही नज़ारा आपको देखने मिल रहा है। एक कतार में लगकर श्रद्धालु आ रहे हैं, आप देखिए। और यहाँ पर आप एक चीज और भी देख पा रही होंगी संध्या, कि आधुनिकता का प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको मोबाइल में वीडियो कॉल करके माता के दर्शन कराए जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ झंडेवालान मंदिर के पुजारी जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आज के दिन क्या कुछ खास किया जाता है। पुजारी जी, दूरदर्शन पे आपका स्वागत है। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताएं कि आज माता का ये अद्भुत श्रृंगार किया, स्कंद माता का दिन है, क्या विशेष बात है? आज बासंतिक नवरात्र का 5वां दिन है। आज माता की पूजा स्कंद माता के रूप में की जाती है। स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है।
स्कंद माता की पूजा करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज के दिन 5वें नवरात्र के दिन जो है माँ लोग जो खेतरी बोते हैं ना, उसके दर्शन करते हैं। खेतरी की देखते हैं कि हमारे घर में खेतरी कैसे हुई है। उस खेतरी के दर्शन करने से जो है ये होता है कि भाई हमारे घर में कैसे रहेगा। खेतरी अगर माँ का प्रसाद, आज कोई खास प्रसाद भोग अर्पित किया जाता है माँ को? देखो, भोग तो अपनी श्रद्धा के अनुसार, माता का व्रत नहीं है, व्रत तो हमें रखना है। जब हम व्रत रखेंगे तो माता तो बिल्कुल सही व्रत कहा का ही आपने। खाना खाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि माँ श्रद्धा और आपकी आस्था चाहती है, माँ उपासना, माँ वो है कि आप जिस रूप में जैसे भी उसके याद करें वो आपको फल देती है। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकती हैं कि मंदिर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और अगर बात यहाँ सुरक्षा की करें संध्या, तो यहाँ प्रत्येक पल पल जो एक एक जगह है वहाँ पर CCTV की व्यवस्था की गई है। कोई भी अराजक तत्व मंदिर में प्रवेश न कर सके, इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं को भी कोई तकलीफ ना हो। एक कतार में चलकर आप देख रहे हैं, आ रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो सभी आ रहे हैं। और क्योंकि आज सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन है, तो लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, लेकिन अपने ऑफिस के जाने से पहले अपने दिन की शुरुआत माता के दर्शन करके करना चाहते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर ऑफिस जाने वाले लोगों की भी लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कतारें लंबी जरूर है, भीड़ जरूर है, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है, और आप मेरे पीछे देख रही हैं जो सेवादार हैं, कि जो भी मंदिर में आ रहा है, हमारे यहाँ शुभ माना जाता है अगर ललाट पे चंदन लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, तो यहाँ आ रहे हैं। आप देखिए, वो सेवादार भी उनके माथे पर वो सिंदूर लगा रहे हैं। तो एक अद्भुत यहाँ पर आनंद की अनुभूति हो रही है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और यकीनन उनके जीवन में ये दिन बेहद ही आगे जाकर बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुयश। सुबह सुबह हफ्ते की शुरुआत में झंडेवाला माता मंदिर के दर्शन कराने के लिए। बिल्कुल, आज 5वां दिन है नवरात्र का, और सीधे देखा हमने कैसे देश भर के मंदिरों में भीड़ इस वक्त उमड़ रही है। आइए अब देखते हैं एक दिन एक उत्सव में आज क्या है खास। तो डीडी न्यूज की विशेष सीरीज एक दिन एक उत्सव में आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के महान संत देवर दासिमैया के जन्म दिवस पर होने वाले उत्सव की। कर्नाटक के कई जिलों में, विशेष रूप से उत्तर कर्नाटक के अनेक हिस्सों में उनका जन्म दिवस मार्च महीने में बड़े ही श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तर कर्नाटक में महान संत देवर दासिमैया का जन्मोत्सव विशेष रूप से बड़े ही श्रद्धा और उत्सव से मनाया जाता है। मार्च के महीने में देवर दासिमैया जयंती पर आयोजन धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर होते हैं। विशेष रूप से उत्तर कर्नाटक में यह एक सामूहिक भक्ति और सामाजिक संदेश का उत्सव बन जाता है। देवर दासिमैया कर्नाटक के महान संत कवि और समाज सुधारक माने जाते हैं। विशेष रूप से वीर शैव लिंगायत परंपरा में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देवर दासिमैया 11वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और वचनकार थे। उनका जन्म कर्नाटक के यादगिरी जिले के शोरापुर तालुक के मुदनूर गांव में हुआ था। देवर दासिमैया कन्नड़ वचन साहित्य के सबसे प्रारंभिक रचनाकारों में माने जाते हैं। उनके 176 वचन उपलब्ध हैं, जिनमें उन्होंने रामनाथ नाम से अपनी भक्ति व्यक्त की है। उनके वचनों में सामाजिक समानता, सादगी और सच्ची भक्ति का संदेश मिलता है। दासिमैया का प्रभाव आज भी दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। वांग समुदाय उन्हें अपना गुरु मानता है। देवर दासिमैया को बसवन्ना से भी पहले का संत माना जाता है। इस प्रकार वे वचन परंपरा के अग्रदूत थे, जिन्होंने आगे चलकर भक्ति आंदोलन को मजबूत आधार प्रदान किया। देवर दासिमैया का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कर्म, सादगी और मानवता में निहित है। उनके वचन आज भी समाज को जोड़ने और सही मार्ग दिखाने का कार्य कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आइए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अभी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए नया सवेरा के साथ। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आइए अब बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की हमारे खास सेगमेंट फ्रेश रिपोर्ट में। सबसे पहली खबर यहां पर हम लेंगे जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है आम जन से। हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। रेलवे स्टेशन पर हर जगह डिजिटल भुगतान की अब सुविधा मिलेगी। कई बार हमें लगता है कि रेलवे स्टेशन पर अगर हम कोई सामान लेते हैं तो जो दुकानदार है वो हमसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, MRP से ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर वो सारी समस्याएं अब खत्म होने जा रही हैं। अतिरिक्त रुपये अब वसूल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब डिजिटल भुगतान होगा। और साथ ही साथ नकद लेन देन में जिस तरह की शिकायतें यहाँ पर मिल रही थी, ये भी कहा गया है कि अब जो अधिकारी हैं वो औचक निरीक्षण भी करने पहुंच सकते हैं, यानी कि प्राइस चेक करने के लिए पहुंच सकते हैं। तो अगर जो ज्यादा पैसे ले रहे हैं ग्राहकों से वो यहां पर सावधान हो जाएं। और बायोमेट्रिक मशीन से लगेगी हाजिरी। रेलवे के सूत्रों ने यह भी बताया कि टिकट जांच अधिकारियों के लिए भी अब स्टेशन पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं। डिजिटल दिल्ली डिवीजन के सभी टिकट जांच अधिकारियों को अब रेलगाड़ी में चलने से पहले स्टेशन पर बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगानी होगी, यानी कि पैसे की लेन देन की बात हो या आपकी मौजूदगी की बात हो, यहाँ पर सब कुछ अब डिजिटाइज होने जा रहा है। तो जब बात गुणवत्ता की हो रही है तो एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां पर ग्राहकों को सीधा सीधा फायदा किस तरह से दिया जा सकता है उसको लेकर के केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। और इसी कड़ी में देश में अब शर्ट और पैंट के नए गुणवत्ता मानक भी तय कर दिए गए हैं। जी हां, बाजार में मिलने वाली शर्ट और पैंट की गुणवत्ता तय करने के लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं और इनके लिए पहली बार कपड़े की मजबूती, सिलाई, रंग और सिकुड़न जैसे मानकों को तय कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसा करने के पीछे वजह क्या है। ऐसा करने के पीछे वजह यह है कि ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और विशेषज्ञों का मानना है कि अभी अलग अलग ब्रांड और निर्माता अलग अलग गुणवत्ता के कपड़े बनाते हैं और इससे ग्राहकों को सही गुणवत्ता का अंदाजा नहीं होता है। लेकिन जब एक न्यूनतम गुणवत्ता मानक तय कर दिया जाएगा तो ग्राहक को यह भरोसा भी मिलेगा कि उसे एक निश्चित स्तर की गुणवत्ता का कपड़ा मिल रहा है। और आपको बता दें कि 39,000 करोड़ रुपए का यह पूरा का पूरा बाजार है जिसे और भी गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। आइए अगली खबर हम ले लेते हैं नवभारत टाइम्स से। डिजिटल डिटॉक्स की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या हम इसे अपना पाते हैं? यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया है बेलगावी में। वहाँ पर बच्चों में और सभी में डिटॉक्स करने की प्रथा को बढ़ाने की बात कही गई है। यहाँ पर सायरन बजता है और टीवी, मोबाइल बंद हो जाते हैं। जाहिर है इस पहल के लिए घर में माता पिता की और लोगों की भागीदारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये भागीदारी और ये इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हलगा गाँव में हर शाम ग्राम पंचायत कार्यालय से एक सायरन बजता है और जो लोग टीवी को बंद करने और मोबाइल फोन अलग रखने का ये संकेत देता है। और ये संकेत 2 घंटे के लिए डिजिटल डिटॉक्स यानी कि एक सामूहिक जिम्मेदारी बन चुका है। और साफ तौर पर इसमें लिखा है कि बच्चों के सपनों को सींचने के लिए एक गांव ने यहाँ पर पूरे देश को ये रास्ता दिखाया है। यकीनन एक बहुत ही अच्छी पहल है कि किस तरह से हम सभी डिटॉक्स कर सकते हैं। तो प्रेस रिपोर्ट्स में आज बस इतना है। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको साइंस स्पार्क के आज के जरिए सेगमेंट के जरिए लिए चलते हैं मैथ्स की दुनिया में। जी हाँ, मैथ्स की जादुई चीज यानी कि पाई के बारे में आपको बताते हैं जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। तो आइए चलते हैं अपने सहयोगी गौरव के पास और जानते हैं कि पाई से जुड़ी नई खोज क्या है। गणित यानी कि मैथ्स की दुनिया में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो दिखने में तो साधारण होती हैं, लेकिन उनके पीछे गहरा विज्ञान छिपा होता है। ऐसी एक खास संख्या है पाई यानी कि पीआई। आपने मैथ्स में पाई की वैल्यू कभी ना कभी जरूर निकाली होगी, क्योंकि पाई का उपयोग किसी भी गोल आकार जैसे कि पहिया, सिक्का या ग्रह जो सर्कल में होती है उसकी गणना करने में किया जाता है। पाई की वैल्यू लगभग 3.14159 होती है, लेकिन इसके बाद आने वाले अंक कभी खत्म नहीं होते। सदियों से गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन पाई को समझने और उसकी गणना करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले खोजते रहे हैं,
लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नया गणितीय फॉर्मूला खोजा है जो पाई से जुड़े कई अलग अलग फॉर्मूलों को एक ही ढांचे में समझा सकता है। ऐसे में साइंस इस बार के इस सेगमेंट में जानेंगे कि आखिर यह नई खोज क्या है और इससे गणित की दुनिया में क्या बदलाव आ सकता है। पाई क्या है और ये इतनी खास क्यों है? पाई यानी पीआई को अगर बिल्कुल आसान तरीके से समझें तो ये एक ऐसी संख्या है जो हमें गोल चीजों को समझने में और नापने में मदद करती है। मान लीजिए आपके पास एक गोल प्लेट है या कोई सिक्का है या कोई साइकिल का पहिया है। अगर आप उस गोल चीज के चारों तरफ की लंबाई को उसके बीच से गुजरने वाली सीधी चौड़ाई से भाग देंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो हर बार लगभग 3.14 के आसपास ही जवाब आएगा। यही संख्या पाई कहलाती है। खास बात यह है कि पाई सिर्फ 3.14 तक ही नहीं रुकती है, बल्कि इसके बाद अनगिनत अंक तक ये चलते रहते हैं और ये कभी खत्म नहीं होते। यही कारण है कि गणितज्ञ सदियों से इसे समझने और इसकी गणना करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज कंप्यूटर की मदद से वैज्ञानिक पाई के लगभग 100 ट्रिलियन यानी कि लगभग 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा अंक निकाल चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाई सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसका उपयोग असली दुनिया में भी होता है। जैसे नासा जब रॉकेट या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता है तो उसकी दिशा और दूरी की गणना में पाई काम आता है। तो वाकई बेहद अद्भुत है ये पाई की दुनिया और इसको समझना। नया सवेरा में आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको आज छोड़े जाएंगे जम्मू कश्मीर की कुछ खास झलकियों के साथ। जम्मू कश्मीर की सरसों के फूल से ढकी इन वादियों का आप आनंद लीजिए, करिए एक बहुत ही शुभ शुरुआत। और नया सवेरा में फिलहाल मुझे और संध्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।